उदारवाद। यहां पे आप ये देखिएगा कि उदारवाद आ क्यों रहा है। पहली चीज, सामंतवाद के विरोध में आ रहा है उदारवाद। अभी मैं ऐसे समझना, किसके विरोध में? सामंतवाद है क्या? सामंतवाद का मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें कुछ लोगों को ही आगे बढ़ने के मौके मिले, है कि नहीं? सामंतवाद में राजा होते थे, राजा का बेटा ही राजा बन सकता था, या आपस में लड़के कोई गद्दी पे बैठ सकता था, यही तो था। मतलब क्वालिटी के आधार पे यहां किसी को जज नहीं किया जाता था, बल्कि फैमिली और फैमिली के वर्चस्व के आधार पे लोगों को यहाँ पे पद मिलता था। समझे? इसीलिए कहते थे कि राजा भगवान का रूप होता है। यहाँ पे ये मान्यता दे दी गई थी मठाधीशों द्वारा। तो यही है सामंतवाद। सामंतवाद में हमें जो मेन चीज देखना है, सामंतवाद का विरोध करने के लिए जब विचारक आए, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा हुए हैं, सभी व्यक्ति समान हैं आपस में। जब सभी व्यक्ति समान हैं तो फिर शासन करने का अधिकार किसी एक समुदाय या किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति को कैसे हो सकता है? बात आई धीरे धीरे। इसी सामंतवाद के विरोध में जो आता है वो आता है उदारवाद। और इस उदारवाद का जो नाम है पहला, इसे क्या नाम दिए हैं? शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म। ये समझ में है? यहीं से हमें चीजों को देखना है। मैं इसके पार्ट लिख दे रहा हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो आएगा ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब सरकार, सीमित संवैधानिक सरकार। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हमें देखना है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसी को प्राइवेट। देखो, प्राइवेट इकोनॉमी का मतलब ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाती है। मान लीजिए ये हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, छोटा है कि बड़ा है अलग बात है, लेकिन ये क्या है? ये एक पूंजीवाद का उद्भव है। समझ पाए? तो प्राइवेट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये समझ पाए? और फिर इसके बाद अनुवादी समाज। शास्त्रीय उदारवाद में ये चार चीजें हैं, इन्हीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सामंतवाद में था क्या? आपको पहले ये ध्यान रखना है, सामंतवाद में क्या सभी समाज को फायदा था? सामंतवाद देखो, एक चीज आप ये देखो, लड़ाई किस में ज्यादा होगी? युद्ध कहां पे ज्यादा होंगे? पूंजीवाद में होंगे या सामंतवाद में होंगे? समझना है चीजों को ध्यान से। सामंतवाद में युद्ध अर्थात तलवार के द्वारा तय होता था कि विजेता कौन है, अर्थात वहां पे क्वालिटी माने नहीं रखती थी। बात समझ में नहीं?
देखो, सामंतवाद ये तय करता था कि मेरा गुलाम कौन बनेगा। सामंतवाद ये तय करता था कि समाज में मेरे को किसका किसका शोषण करना है। सामंतवाद ये तय करता था कि महिलाओं के स्तर पे या अन्य स्तरों पे ऐसी कौन कौन सी रीतियां लाई जाएं जिससे मेरा शासन सामान्य तौर पे चलता रहे। बहुविवाह प्रथा क्या है? सामंतवाद है। महिलाओं के स्तर पे बहुत सारी कुरीतियों को इम्प्लीमेंट करना क्या है? सामंतवाद। विधवा विवाह को प्रमोट ना करना सामंतवाद है। जीव हत्या मतलब जो भी एक, जिसे आप भ्रूण हत्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या, वो भी क्या है? एक सामंतवाद है। समझ पा रहे हैं? गरीबी को सामंतवाद में बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लोग गरीब होंगे, लोग अपने हक को मांग नहीं सकते क्योंकि उनके हक को एक लिमिटेड तौर पे सीमित कर दिया जाएगा कि आपके कार्य के अनुसार ही आपका हक है और आप अपने कार्य को चेंज नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आप अपने कार्य को चेंज नहीं कर सकते। आप महिला हैं तो आपका काम है घर में खाना बनाना। आप सिंहासन के स्तर पे आपका कोई वहां प्राथमिकता नहीं है। आप पढ़ाई नहीं कर सकते, डिसाइड कर दिया। ऐसा है? ये अच्छा था कि नहीं? नहीं था तो ये तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ महिलाएं हैं वो इन बातों को सही मानती हैं कि नहीं पहले ठीक था। इसका मतलब उनके अंदर भी सामंतवादी विचारधारा थोड़ा बहुत होगी, या तो वो समझ नहीं पाती होंगी, बाद में समझेगी। सामंतवाद में राजा और प्रजा दो ही ग्रुप था। एक शोषण करता था और दूसरा शोषित था। यहां पे फिर अब यहां विचारक आए तो इसी के विरोध में आया उदारवाद। तो उदारवाद का जो फर्स्ट, देखिए यहां एक चीज और देखना है, यहां पे राजा के द्वारा बोली हुई बात ही कानून होता था। क्या बोल दें ये पता नहीं, तो राजा जो बोल दिया वही कानून। तो राजा बोलेगा तो अपने हित के अनुसार बोलेगा या फिर दूसरे के हित के अनुसार बोलेगा। राजा क्या बोलेगा? राजा वही बोलेगा जो उसको अच्छा लगे, जिससे उसका शासन चलता रहे। इसीलिए यहां पे बोला जाता था कि मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मस्मि। सुने हो? अहम ब्रह्मस्मि। मुस्लिमों के स्तर पे बहुत सारे ऐसे शासक आए थे, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, कौन कौन से खिलजी थे, बाबर और अकबर भी आए। मतलब इसमें ऐसे ऐसे शासक आए जो कहते थे मैं सीधा ईश्वर का ही प्रतिनिधि हूं और शासन करने के लिए मुझे अधिकार मिला है। और कुछ लोगों ने तो यहां तक बोला था कि जब मैं शूद्रों को देखता हूं तो मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। सुनिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को उनसे घृणा है। इसका मतलब ये है कि मैं शूद्र वंश का नहीं हूं, मैं उच्च वंश का हूं और मेरी प्राथमिकता उच्च वंश है। और उनका इतिहास जब देखेंगे तो निचले वंश से आए रहते हैं। ये तो अब हो गया ना कि मैं चाय बेचने वाला हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं। ये तो लोकतंत्र में हुआ है, लिबरलिज्म में हुआ। पहले ऐसा नहीं। चेंजेस देखना है। अब चाय बेचने वाला बताने पर ज्यादा वोट मिलता है, ना कि ये बताने पर कि मैं राजा का बेटा हूं। कोई बोल दे मैं राजा का बेटा हूं, कोई वोट देगा? आधा वोट तो ऐसे ही कट जाएगा। तो दोनों में अंतर। बातें आप समझ पा रहे हैं? आइए, तो इस यहां किसी की क्वालिटी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, कार्य करने का मौका मिलता नहीं था लोगों को। तो इसी के विरोध में आया उदारवाद। और उदारवाद का जो फर्स्ट फेज है वो है क्लासिकल लिबरलिज्म, मतलब उदारवाद का फेज। सर जैसे जितनी भी कुरीतियां थी वो मतलब फैली सर सामंतवाद में, तो इससे फायदा क्या हुआ सर सामंतवादियों को? शासन करने का आधार कुरीतियां, जैसे महिलाओं के स्तर पे अगर हम ये फैलाएं बहुविवाह,
आज भी मुस्लिमों में एक खतना प्रथा है, जानते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्तर के पार्ट पे कुछ छेड़छाड़ ऐसा मतलब किया जाता है, ये है। और 3 तलाक तो था ही, ये तो जाके धीरे धीरे। तो बहुविवाह जो प्रथा है, इससे फायदा क्या होता है? ये सामंतवादी रहते थे, अपनी चीजों को जस्टिस में रखने के लिए कि मैं जो सोच रहा हूं सही है, मतलब एक से शादी किए, फिर दूसरे से कर लिए, फिर तीसरे से कर लिए, फिर चौथे से कर लिए, ताकत थी, राजा थे तो चाहे कर लें। जितने से तलाक का सिस्टम इसलिए नहीं था, विचारधारा वही सामंत की कि हमारी बीवी है तो मैं तलाक दूं तो ये दूसरे से शादी करेगी, ऐसा ना हो। आज भी जैसा कुछ लोग सोचते हैं। तो इससे क्या होता था? इससे महिलाओं का अधिकार तो कम होता था, लेकिन इनका अधिकार मतलब 13-13 साल की लड़कियां, 14 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां, 18 साल की, जो भी जैसा आप देखे होंगे। पद्मावत जो फिल्म आई थी उसमें क्या था? अपना बीच में खेलने गए और रानी पसंद आ गई, चलो कर लेते हैं शादी। तो इसे कहीं से जस्टिफाई कैसे ठहराया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, इसे जस्टिफाई ठहराया ही नहीं। यही है सामंतवाद। आपको जो पसंद आए वो आपका हो जाए, लेकिन आप जिसको पसंद करना है वो आपको पसंद कर रहा है कि नहीं, उसके विचारों को भी तो ध्यान में रखिए। आज क्या है, देखो, जब कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर आज तेजाब फेंकता है, या रास्ते में जा रहे हैं चिल्लाते हुए जा रहे हैं, या एक छेड़ने के स्तर पे जो अपना जो भी चीज है, या उनके प्रति जो गलत मानसिकता है, या उनके अधिकारों को मान्यता ना देना, ये जो बात है, ये क्या है? एक सामंतवादी विचारधारा है। शहरों में लड़कियों को ज्यादा छूट है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, या गांव में छूट है? यही ध्यान देना है, कहां छूट है? शहरों में, ठीक है ना? तो उदारवाद का प्रभाव शहरों में थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए शहरों में थोड़ा ज्यादा छूट है। समझ आए? ये चीजें गांव में कोई लड़की अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकती। गांव से लड़कियां भाग भी नहीं सकती। शहर में कम से कम 2 बच्चे की माँ है, 3 बच्चे की माँ है, 4 बच्चे की माँ, नहीं पसंद आया चल दी अपना। ये भी चल रहा है, ये जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो क्योंकि यहाँ भागने की सिक्योरिटी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई हम जा रहे हैं, हमें नहीं पसंद है, या उसको उसके स्तर पे उसको नहीं पसंद है, तो गांव के स्तर पे सामंत, देखो उसके फायदे नुकसान सबके होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है सामंतवादी विचारधारा में कुछ ही लोगों को अधिकार था, बाकी लोगों को किसी न किसी तरीके से शोषण में रख दिया गया था। जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, जिन्हें हम दलित बोलते हैं, जिन्हें हम महिला कहते हैं, महिलाओं के स्तर पे तो सबसे ज्यादा शोषण हुआ है अगर किसी विचारधारा में, तो सामंतवादी विचारधारा में हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? देखो एक चीज आप और मान लेना, महिलाओं का शोषण अगर करना हो और किसी भी तरीके से करना हो, तो किसी भी महिला को अगर आप समय समय पर गहना देते रहे, गिफ्ट देते रहे, शोषण आराम से करते रहे, है कि नहीं? महिलाएं गहने की लालची तो होती हैं, ध्यान देना है। करवा चौथ का जो व्रत है, ये शोषण का अच्छा तरीका है। कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए कभी व्रत रखता है? ऐसे ध्यान देना है, रखता है कोई व्रत? बागवान में अमिताभ बच्चन रखे हैं तो वो उनकी श्रद्धा है, ऐसे एक आध लोग होते हैं महापुरुष, बाकी तो नहीं होते, ठीक है ना? जितने व्रत हैं वो भी किस पे डिपेंड है? महिलाओं पर। रखती कौन है? महिलाओं की। और किसके लिए रखती हैं? पुरुषों के लिए, वो जीवित रहे। और पुरुष क्या मनाता है कि सीट जल्दी खाली, मतलब ऐसा नहीं है, एक जो अपना तरीका है। मेरे कहने का मतलब ये है, गहने के स्तर पे आप देख लीजिए, उन्हें पायल पहनना हो, जो भी जितने भी तरीके के गहने हैं। अब जैसे हेयर स्टाइल है, कोई महिला मान लीजिए अब बाल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई तो बाल अपना कटा ले, छिला ले, महिलाएं अपना बाल छिला सकती हैं। समाज का प्रेशर इतना है। कोई महिला नेचुरल ब्यूटी में घूम सकती है, समाज का प्रेशर इतना है कि नहीं चेहरे पे क्रीम पोत कर ही चलना है, या जो भी तरीका,
बाल पके हैं तो काले कलर। शोषण का जो तरीका है सामंतवाद ने अपने हिसाब से सबके ऊपर रख दिया। आप समझ पाए? सामंतवाद में सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती थी, लड़ाइयों में पुरुष मारे जाते थे। अब महिलाएं हो गई विधवा, ये दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती। समझ में क्लियर हुआ? अब यहाँ व्यक्ति क्या है? जन्म से समान है, ये उत्पत्ति है। अब शास्त्रीय उदारवाद में आता क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल। पहली चीज देखिएगा, ऑटोनॉमी ऑफ जब इंडिविजुअल आ जाएगा तो सभी व्यक्ति शोषण से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। पहली चीज, शोषण से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति की स्वायत्तता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र हूं तो मैं अपनी बात कह सकता हूं, मैं अपना काम कर सकता हूं, अपने अनुसार चल सकता हूं। आप स्वतंत्र हैं, आप भी अपनी बात कह सकते हैं, अपने अनुसार चल सकते हैं, है कि नहीं? तो ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल पहला। अब देखिएगा इसका प्रभाव, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल का प्रभाव क्या होगा? ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल का प्रभाव ये होगा कि हर व्यक्ति के अंदर जो विचार आता है वो अपने विचारों को रख सकता है। ठीक है, व्यक्ति अपने विचारों को रखेगा और फिर यहां पे मैं ऐसे अगर मैच कर दूं तो इनके विचार यहां पे है, जो चीजें अच्छी रही, फिर इनके विचार यहां पे मिले। सभी के विचार जो हैं वो आपस में मिलते रहेंगे, और जब सभी के विचार मिलेंगे सब अपना व्यक्तिगत हित देखेंगे। ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल का है व्यक्तिगत हित। महिलाएं अपना व्यक्तिगत हित देखेंगे, पुरुष अपना व्यक्तिगत हित देखेंगे, शूद्र अपना व्यक्तिगत हित अपना देखेंगे, जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जिस भी समुदाय में है सब अपना अपना हित देखेंगे। जब अपना अपना हित देखेंगे तब क्या होगा? अपना अपना हित देखेंगे तो फिर क्या होगी? जो राजा बैठता था यहाँ सीट पर, या राजा जो शासन करता था, अब ऐसा व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। तो कैसा व्यक्ति शासन करेगा? शासन वो करेगा जो इनके हितों को ध्यान में रखे। विभिन्न प्रकार के हित, सत्ता पे कोई एक व्यक्ति आ रहा है, इनके हितों को ध्यान में रखे। हाँ, किचन में रख देना मुझे। हाँ, इनके हितों को ध्यान में रखें। इनके हितों को ध्यान में रखने के लिए इन्हीं के बीच से ही व्यक्ति आएगा। मैं रखूंगा, मैं काम। जैसे आज की सरकारें हैं, आपके बीच से लोग आते हैं, क्या कहते हैं? मैं पूरा करूंगा, मैं बिजली दूंगा, पानी दूंगा। महिलाएं हैं, आपको सुरक्षा दूंगा, क्या लगवा दूंगा? सीसीटीवी कैमरा हर जगह। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? आजकल कुत्ते भी बोलते हैं यार मेरी प्राइवेसी भंग हो गई। हर जगह लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, मतलब अच्छा भी है। तो सीसीटीवी कैमरा है क्या? अच्छा है कि बुरा है? ठीक है। कैसे बुरा है? सर प्राइवेसी तो सर्वर रोड पे लगी रहती है। ठीक है, आजकल ये भी हो गया ना कि लोग, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं घर में, जैसे मना है कि आपको सबसे बात कर, लेकिन इससे बात नहीं करना है, और आपका मन है कि नहीं इसी से बात करना है, हो जाता है। तो सर उन कैमरों की सर कमांड तो बंदों के पास है ना, वो सरकार के पास है। हाँ सर, दिक्कत यही है ना, सरकार के पास है, और आपके घर में किसी की सरकार तक पहुंच है या ऑफिशियल लेवल पे पहुंच है तो वो रिकॉर्डिंग निकाल सकता है, खुफिया काम तो कर ही सकता है आराम से। सर ऐसे तो सभी कॉल भी सारे ट्रेस कर ही लेंगे। नहीं, वो कॉल तो अलग चीज है वहां पे, लेकिन सामान्य तौर पे कॉल पे ट्रेस करेंगे। आप बहाना बता सकते हैं कि मेरी आवाज है कि नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन कैमरे में तो सब दिखाई देता है, लेकिन ठीक है। तो प्राइवेसी के स्तर की ये चीजें हुई है। तो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे कभी कभी तानाशाही भी हो जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो सुरक्षा के नाम पे लेकिन हमें यहाँ देखना है ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल होगी तो यहाँ एक ऐसी सरकार आएगी जो सभी के हितों को ध्यान में रखेगी। हितों को ध्यान में रखना है, किसी को परेशान नहीं करना है। परेशान नहीं करना है तो सबको कार्य करने की स्वतंत्रता देनी ही है, ध्यान रखिएगा। कार्य करने की क्या देनी है? स्वतंत्रता देनी है। तो फिर क्या आएगा? सीमित और संवैधानिक सरकार। और यहाँ पे ये जो सरकार है, ऐसा नहीं ये सरकार कुछ भी काम करे, ये नहीं चलेगा। सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, नहीं तो फिर तो राजा वाला शासन आ जाएगा ना। 5 साल के लिए आप आए, 5 साल में चाहे जो करो, ये कैसे चलेगा? 5 साल में पता चला संविधान ही चेंज कर दिया, फिर ही सामंतवाद आ गया। जैसे कांग्रेस आजकल कहती है भाजपा संविधान को चेंज करने वाली है, तो वो इसी तरफ अपना इंगित करते हैं। तो ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की स्वतंत्रता ने, व्यक्ति की इच्छाओं ने एक सीमित संवैधानिक सरकार को जन्म दिया। ये सरकार क्या होती? ये पहला समझ में आ गया? समझ पाइए आप? देखिए, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सीमित संवैधानिक सरकार। देखिए, सरकार है तो सरकार सब काम ना करे ना। पता चले सरकार रेलवे भी चला रही है, सरकार बंदरगाह भी चला रही है, सरकार कंपनी भी चला रही है। आप देखते हो कि सरकारी कंपनियां भी चलाती हैं। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सब काम सरकार ही करेगी। सरकार ही अपना यहाँ मदर डेयरी भी चला रही है, सरकार सब यहाँ पे टेलीफोन के लिए जो भी है दूरसंचार वो भी काम कर रही है। सरकार ही फिल्म बना रही है कि फिल्म वही देखना है जो हम बना रहे हैं। सरकार ही अस्पताल खोल रही है, सरकार ही स्कूल खोल रही है। ये मतलब सारे के सारे सरकार ही कपड़ा बना रही है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार कैसी हो? सरकार संवैधानिक हो, अर्थात संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार हो, और सीमित हो। सरकार के कार्य सीमित होने चाहिए। सरकार के कार्य जब सीमित होंगे तो तभी तो ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल होगी। ये सब अपना कार्य स्वतंत्र तरीके से कर पाएंगे। अमेरिका में अगर लिमिटेड गवर्नमेंट ना होती तो क्या वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के स्तर पे या जो भी हुए, कौन कौन से नाम हैं वहां पे जो लोग इन्वेंशन किए हैं? मार्क जुकरबर्ग हुए, या फिर क्या नाम है, एक और है, हाँ, 3-4 नाम है। अच्छे आप देखेंगे रिसर्च वहीं पे क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर जगह सरकार वहां टांग नहीं अड़ाती है। यहाँ पे पहले मैं ही करूंगा, भाई सब तुम ही कर लोगे तो ये क्या करेंगे? समझ में? अर्थात यहाँ जो सरकार होगी, सरकार यहाँ रेगुलेट करेगी। सरकार क्या करेगी? रेगुलेशन का कार्य करेगी। मतलब आप काम सही से कर रहे हैं कि नहीं ये देखेगी। आप बिस्किट बना रहे हैं तो आटा सही डाल रहे हैं कि नहीं, ये काम है। आप बनाइए, जम के बनाइए, आपका काम है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो एक मानक है, जो एक रेगुलेटिंग एजेंसी होती है, उसके थ्रू हम देखेंगे आप काम सही कर रहे हैं कि नहीं, मैगी सही बना रहे हैं कि नहीं, मैगी में ऐसा मसाला आप मत डालिए कि जो देश के नागरिक हैं उनके लिए दिक्कत आ जाए। रेलवे चलाइए आप, बुलेट ट्रेन कहां पे होगी? सरकारें बुलेट ट्रेन चलाएंगी या कंपनियां बुलेट ट्रेन चलाएंगी? सरकार कभी बुलेट ट्रेन चला पाएगी? नहीं चला सकती। सरकारें खुद नहीं चल सकती अपने भरोसे, बुलेट ट्रेन क्या चलाएंगी? भारत सरकार खुद कमा के अपना खर्चा चला सकती है? बस आपको इतना सोचना है। अरविंद केजरीवाल या माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं,
खुद जॉब करके या खुद अपने जो संसाधन है उसको रेगुलेट करके क्या वो अपना खर्च चला सकते हैं? आप इनकम टैक्स ना दें, आप टैक्स ना दें, आप जो एक माचिस भी लेते हैं उस पे जो टैक्स लगता है आप टैक्स ना दें, तो क्या सरकार चल सकती है? नहीं चल सकती। कहने का मतलब कि जहां पे जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जो डेवलपमेंट होगा, वो काम सरकारें नहीं करेगी, सरकार रेगुलेट करेगी और लोगों को प्रमोट करेगी वहीं पर। ब्रिटेन में सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे अगर कपड़े की मिलें खुल रही हैं, क्या ब्रिटेन की सरकार कपड़ा बना रही है? ब्रिटेन की सरकार कपड़ा नहीं बना रही। इसीलिए देखेंगे 1813 के संदर्भ में कि वहां यहाँ पे सबको फ्री में, यहाँ का बाजार खोल दिया जाता है पूरे ब्रिटेन के लिए कि आप जाइए भारत में क्या करो, बेचो, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सभी लोग आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे समझना है। तो रेलवे के स्तर पे जहां पे प्राइवेट व्यक्ति आएंगे, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वहीं पे रिसर्च और डेवलपमेंट होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तो वहीं पे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वहीं की रेलवे ही सुपरफास्ट बनेगी, वहीं पे सबसे पहले बुलेट ट्रेन आएगी और वहीं पे नए नए तरीके आएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले इतने लोग काम कर रहे थे, रिजाइन देके चले गए अमेरिका। सरकार बोलती है कि पहले इतने लोग डॉक्टर थे और पढ़े यहाँ पे भाग जा रहे हैं अमेरिका। मतलब है क्या? मतलब है कि आपने अपने यहाँ पे ये लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और रेगुलेटिंग एजेंसी को मजबूत नहीं किया। जब यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट होगा, मैक्सिमम सरकार जब होगी, अधिकतम सरकार जब होगी तो लाल फीताशाही होगी। चलते हैं लोग, कहा भाई ये क्या है? लाल फीताशाही है। इसका मतलब कि आपके यहाँ रेगुलेशन का काम नहीं, आप पूरा नियंत्रण का काम ही लेकर चल रहे हैं। बात मेरी आप समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा। जापान का एक एग्जांपल लेके आप ध्यान से समझ लीजिए ये कि बुलेट ट्रेन के स्तर पे कोई, आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे हैं, ऐसे नहीं, प्राइवेट जो स्कूल हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है, सरकारी स्कूलों में हो रहा है? प्राइवेट स्कूलों में। इसीलिए केजरीवाल साहब आज बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को बुलाते हैं, वहां के जो डायरेक्टर हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसे सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए। इसका मतलब कि प्राइवेट स्कूलों को पीछे करके सरकारी स्कूलों को कभी आगे नहीं ले जा सकते। वहां पे आप उनको जितना ऑटोनॉमी देंगे, जितनी आप उनको स्वतंत्रता देंगे, उतना ही रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, उतना ही एजुकेशन आपका प्रमोट होगा और उतनी ही सुविधाएं आपके नागरिकों को मिल पाएंगी। भारत में रेलवे के स्तर पे सरकार इसे प्राइवेट करने जा रही है। प्राइवेट करने से काम सही होगा कि नहीं होगा? सही चलेगी? नहीं पता चला, एक कदम चली फिर रेलवे बंद, फिर चली फिर रेलवे। अब आप सरकारी बसों की स्थिति देख लीजिए, सरकारी बस और प्राइवेट बसों में अंतर है कि नहीं? आइए एयरपोर्ट के स्तर पे ये काम हो। पहले भारत में एक ही कंपनी का एरोप्लेन था, क्या कहते हैं, एयर इंडिया, वही था। उसका मन है जब ले जाएगी तो ले जाएगी, बैठा देगी तो बैठा देगी, कोई नेता आ रहा तो रुक जाएगी तब चलेगी। लेकिन जब प्राइवेट होते हैं तो नेता आएंगे, अभिनेता आएंगे, उनसे मतलब नहीं, हमारा बिजनेस है, आप इंटरफेयर करोगे, हम जाके दूसरे देश में चलाएंगे, आपके यहाँ नहीं चलाएंगे। पर्पज क्या है? हमारा बिजनेस है, तो सही क्वालिटी मिलेगी, सही काम करेंगे, ठीक है ना? टाइम से उड़ेगा, टाइम से जमीन पे आएगा। और नहीं तो पता चला कि उड़ गया, अब नीचे ही नहीं आ पा रहा, या नीचे ही उड़ ही नहीं पा रहा। यही तो होता है। सरकारी बसें खराब हो जाती हैं तो क्या कहते हैं, धक्का दो। मतलब जो सवारी पैसा दी है, अब उसका काम क्या है, धक्का देना। अब धक्का दे रही है, अब कभी कभी तो पुरुष धक्का देते हैं, ये होता नहीं भाई अभी बस चल रही, महिलाएं भी आए धक्का दे, वो भी धक्का में लग जाती है। लेकिन जब प्राइवेट बस में आप बैठते हैं क्या होता है,
वो प्राइवेट बस वाला कभी कभी तो ये करता है, दूसरी बस मंगा देता है, नहीं आप उससे किराया मांग लेते हैं, किराया मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि सीमित संवैधानिक सरकार को इन्होंने मान्यता दी और यहीं पर सीमित संवैधानिक सरकार आई। ये भी आप ध्यान रखना है कि सरकारें अगर अधिकतम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, अधिकतम संवैधानिक सरकार होगी, तो वो सरकार के नाम पे तानाशाही होगी। कहीं देख लीजिए, सरकार का रेगुलेशन जहां पे ज्यादा हो गया। आप एक सिस्टम आप लीजिए, आधार कार्ड पे देख लीजिए, आधार कार्ड पे पहले था, हर जगह लगा था, लोग जाते थे, बनवाते थे, काम करते थे। सरकार को सही से रेगुलेट करना था कि भाई ये काम सही हो ना, इसमें ये है, ये है, ये है, ये सब है, इसको आप फॉलो करिए। सरकार करा सकती थी, लेकिन क्या किया सरकार ने कि अब नहीं, वहीं पे बैठना है, किसी बैंक में बैठना है, किसी वहां पे। अब सब आदमी की वहां तक पहुंच नहीं, सबको जानकारी नहीं, तो अब वहां पे लाल फीताशाही बढ़ रही कि नहीं, सबको सुविधा मिल पा रही है कि नहीं, नहीं मिल पा रही। स्कूलों के स्तर पे मैंने बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब सीमित संवैधानिक सरकार की मान्यता क्लासिकल लिबरलिज्म में आई और ये ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा आई। फिर अब देखिएगा यहाँ पे, अब जब ये काम होगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं, और जो इकोनॉमी होगी वो इकोनॉमी कैसी होगी, कैपिटलिस्ट होगी, पूंजीवादी इकोनॉमी होगी। व्यक्ति अब चाहे अपने काम को जितना बढ़ाए, समझ पा रहे? देखिए प्राइवेट और कैपिटलिस्ट, देखो आप देखिएगा भारत में सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण और समाज का सरकारी नौकरियों के प्रति जो झुकाव है, ये एक असुरक्षा का माहौल है। ध्यान रखिएगा, वही सामंतवादी धारणा कि मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा बने, क्योंकि इसका मतलब कि वो और कोई काम करने लायक है ही नहीं, मैंने उसे ऐसा प्रिपेयर नहीं। और जिस समाज में ऐसी स्थिति होती है वहां पे लोग सरकारी नौकरियों की तरफ चले जाते हैं। जब लोग सरकारी नौकरियों की तरफ जाएंगे, शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है तुम्हें बनना क्या है जिस लायक कि नहीं, ये मेरे से नहीं मतलब, बनना क्या है ये देखो। शहर में आके थोड़ा आप स्वतंत्र हो जाते हैं अपना काम करने के लिए, गांव में है तो पूरा बता ही दिया जाता है आपको ये बनना है। तो जहां पे ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल होगी, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा, वहीं पे लोग इनोवेशन कर पाएंगे, अपने अनुसार कुछ नया सोच पाएंगे, अपनी छोटी सी कंपनी बना पाएंगे और उसी छोटी कंपनी से धीरे धीरे कंपनी बड़ी बनेगी और व्यक्ति का आकर्षण कैपिटल की तरफ होगा, जॉब की तरफ नहीं। जॉब सीकर नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, नॉट जॉब सीकर बट विल बी जॉब क्रिएटर। क्या होंगे, जॉब क्रिएटर, जॉब क्रिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब प्राइवेटाइजेशन आ रहा है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ रही है, तो जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वहां पे क्या हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब रखेंगे। अपना काम आपने किया, ठीक है, 1 घंटा पूरा हुआ, चलते हैं, काम खत्म। फिर 1 घंटा पूरा हुआ, चलते हैं, काम खत्म, मेरा आप पेमेंट बना के रखिए, पैसा लाओ, या नहीं हुआ, ठीक है, हम वहां जाते हैं। फिर अपने काम से काम, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तो कभी कभी टाइम नहीं रहता, घर में 2 लोग होते हैं, पति पत्नी, आपस में बात करने के लिए टाइम ही नहीं, अपना काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिलना है, काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। अब पूंजीवादी इकोनॉमी में एक चीज देखिएगा, देखो ये आपको समझना है विचारधारा ध्यान से, आप ये मत मानिएगा कि सब ऐसे ही होते हैं या सब ऐसा ही होता है, ठीक है, हमें एक उसके थॉट को समझना है, सिद्धांत को समझना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे होगी वहां पे समाज का प्रभाव कम होगा। किसका प्रभाव कम होगा, समाज का प्रभाव कम होगा, तो रूढ़ियां भी अपने आप टूटने लगेगी। अब यहाँ शादी में बारात जाएगी क्या, कभी आपने सुना अमेरिका में बारात जा रही है, 10 बाराती गिर के मर गए, सुना आपने कि बारात लेके
जा रहे थे, बारात का टक्कर हुआ ट्रक से। फिर भाई साहब सुबह उठे थे और चल रहे थे अपना स्कॉर्पियो, सारे स्कॉर्पियो लड़ गई पेड़ से, 3 बच्चे और 2 महिलाएं घायल हो गई और जिला अस्पताल में भर्ती। ऐसी न्यूज आती है, हमारे यहाँ आती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ समाज अभी क्या बना हुआ है, अधिकांश तौर पे सामंती। शादी 2 की होनी है, लेकिन 2 की शादी में क्या 2 से 3 गांव और प्रेजेंट से लेकर दादा के समय तक के सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि शादी हो गई। समझ में? लेकिन यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, टाइम है ही नहीं, शादी करना है, बात तय हुई, ठीक है, हमारे विचार आपके विचार मिल रहे हैं, आइए यहाँ पे अपना कर लेते हैं, हमारे मम्मी पापा रहेंगे, आपके मम्मी पापा, काम खत्म। 1 महीने पहले से ये यहाँ गहना बनवाते थे, 2 महीने पहले से गाड़ी की बुकिंग हो जाती थी, टेंट लगता था, चारपाई इकट्ठा करने के लिए कुछ रिश्तेदार अलग से आते थे, उनका काम ही होता था चारपाई इकट्ठा करना, चारपाई इकट्ठा करने वाला ग्रुप। डांस ग्रुप अलग से होता था, महिलाओं में ढोल बजाने के लिए अलग से ट्रेनिंग, आप ढोल सही बजा लेते हैं, आप गीत गा लेते हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब टाइम नहीं। अच्छा, यहाँ पे टाइम नहीं है, जब टाइम नहीं है तो रूढ़ियां भी कम होंगी। यहाँ पे इनके पास काफी ज्यादा टाइम है, तो नई नई देवी, नए नए देवता, नए नए भूत, नए नए प्रेत अपने आप जन्म होते रहेंगे, क्योंकि टाइम है। इनकी बीमारी सही नहीं हो रही तो नया भूत। हर प्रकार के बाबा यहां जन्म लेंगे और यहां पे पूंजीपति जन्म लेंगे। ठीक, पूंजीपति जन्म लेंगे तो रूढ़ियां यहां पे टूटेंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है, ये समझ में आया नहीं? देखो, एक चीज आप और जानिएगा, जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वहीं पर ये सीमित संवैधानिक सरकारें चल पाएंगी। ये भी अवधारणा, सब एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहां रिप्रेजेंट करेगी? जहां सीमित संवैधानिक सरकार होगी, कंपनी लग गई, अब सरकार को कंपनी चले कि ना चले हमें टैक्स चाहिए। भाई जैसे सामान्य तौर पे है कि भाई रिश्ता चले कि ना चले हमें दहेज चाहिए, वैसे ही आदमी बेचारा, तो कंपनी चले कि ना चले क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो यहाँ पे कोई आएगा कंपनी लगाने? सुरक्षा है नहीं, कोई आएगा? सीमित संवैधानिक सरकार में सरकार सुरक्षा देगी, सरकार रेगुलेट करेगी, सरकार सुरक्षा करेगी। ये दोनों यहाँ पे नहीं, ध्यान रखिएगा। और जब यहाँ सरकार अधिकतम होती है तो अधिकतम सरकार के नाम पे तानाशाही हो जाती है। अब प्राइवेटाइजेशन से किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, हो गया रिश्ता, काम खत्म। यहाँ अब ये बन गया अणुवादी समाज। अणुवादी में क्या होता है, कभी कभी घर में लोग नाराज हो जाते हैं, आप कोई प्रोग्राम करिए और किसी को बुलाइए मत, आप सोचिए यार इतना लोग हैं, काफी हो गया, तो कभी कभी शिकायत आने लगती, यार मेरे को आपने बुलाया नहीं। ऐसा होता है, सुना? बर्थडे मनाइए, बर्थडे में आप घर वाले बर्थडे मना लो, अब मान लो आपके दादा मामा ताऊ जो भी लगते उनको मत बताओ, तो यार क्या परेशान होंगे, 2 लोग अपना खा पी लेते। देखिए अगले दिन से क्या कहेंगे, अब मैं भी आपको नहीं बुलाऊंगा, आपको समाज से कोई मतलब ही नहीं, आपको मैंने इतना बड़ा किया, आप मेरा कहना ही नहीं मानते। मतलब जिस भी तरीके से प्रेशर डालना हुआ, तो यहां अणुवादी समाज हो जाएगा। हमारे एक मित्र थे, तो उनकी शादी हुई और वो अपने शादी में उनके ऊपर एक रहते थे, उनके दोस्त ही थे, उनके गांव के थे, उन्होंने उनको बुलाया नहीं, किराए पे कमरा दिए हुए थे, गांव के भाई रह रहे हैं तो किराया तो देना ही पड़े, किराया दिए थे और शादी की है, उनको ये बुलाया नहीं। अच्छा, वो भी वैसे इसी विचार था, अगले दिन इनका किराया दिए, कहे अब मैं आपके यहाँ रहूंगा ही नहीं,
क्या समझती है मेरे को, इनवाइट क्यों नहीं किए, मेरे से मिले, मेरे बोले मेरे बोले भाई देख लीजिए ये किस तरीके के लोग हैं। मैं बोला क्यों जा रहे हैं, कहे मेरे को शादी में क्यों नहीं बुलाए, अब मैं इनके यहाँ रहूंगा नहीं। मतलब स्थिति समझ रहे हैं। तो अणुवादी समाज, तो ये सारे कैरेक्टर पाए जाएंगे क्लासिकल लिबरलिज्म में। अणुवादी समाज है तो यहां पे कुछ विसंगतियां आएंगी। व्यक्ति की, दो व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां ये तीसरा व्यक्ति जो समाज में है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे। ध्यान रखिएगा। देखो आप ये समझिएगा, जो बहुत ज्यादा जो तलाक सिस्टम हो रहा है एक दूसरे के प्रति, वो क्या है, अणुवादी समाज ही तो है। कभी आप ये देखिए इसकी थोड़ी सी बातों को समझना है। कोई ब्रिटेन से घूमने आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई अपने परिवार के साथ कभी घूमने आता है? नहीं आता। कोई घूमने अपने परिवार के साथ नहीं आएगा। पता चला ये चले थे, ये इनके दोस्त थे, इनके दोस्त से दोस्त घूमने चल दिए। भारत में क्या है, आप घूमने जाओगे, आप गए, आप भारत में हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों केवल घूमने नहीं जा सकते। माँ है, माँ को भी ले जाना है, छोटी बहन है, नहीं भैया मैं भी चलूंगी, चल तू भी चल, फिर और है तू भी चल। इसे कहते हैं मेरे घूमने जाना है, किसके साथ जाना है, उनके साथ जाना है, उनका पूरा परिवार भी जा रहा, आप भी जा रहे, यहाँ पे चले जाइए, प्राइवेसी भंग कर रहे हो। फिल्मों में जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, अणुवादी समाज। कभी आपने देखा हीरो हीरोइन जा रहे हैं और बीच में अपना उसके पिता भी बैठे हुए, जाएंगे। डायरेक्टर भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अणुवादी समाज को। इसके पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज में पूरा ग्रुप का ग्रुप चलता था। वो जा भी रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि गुंजा कहाँ जा रही है, गुंजा बोले मैं अपने बहन के यहाँ जा रही हूँ, मतलब ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई पूछ ले कहाँ जा रहे, कोई पूछेगा ही नहीं। बात समझ में। तो इसी के विरोध में जो आएगा, इसी के अगेंस्ट में जो आएगा, वो होगा आपका मॉडर्न लिबरलिज्म। भाई ये समझ में आया कि नहीं है, मॉडर्न लिबरलिज्म। सर ये शास्त्रीय उदारवाद के विरोध में। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल वही रहेंगे, कुछ चीजें चेंज। जैसे यहाँ ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल हमेशा रहेगा, ये जैसे है अणुवादी समाज, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। सीमित कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रहेगा, बस वेलफेयर आ जाएगा। बात आप समझ, देखो यहाँ पे होगा क्या, एक चीज आप और ध्यान से रखिए। जैसे अणुवादी समाज जब आ जाएगा बहुत ज्यादा, आप यहाँ समझने की कोशिश करना कि भाई अगर अणुवादी समाज है, यहाँ जो कैपिटलिस्ट है वो अपना पैसा कमा रहा है, ये अपना कमा रहे हैं, समाज में सारी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे जो मजदूर वर्ग होगा, एक मजदूर वर्ग आएगा। समझ पा रहे? मार्क्स ने जो यहाँ पे चिंतन दिया वो पूंजीपति और मजदूरों के बीच में दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ। किसानों को नहीं कहा, इसका मतलब कि उस समय सामंतवादी स्थिति नहीं थी। बात समझ में आया? तो सामंतवादी स्थिति पर तो उन्होंने चर्चा की नहीं, उन्होंने क्या कहा, मजदूरों एक हो जाओ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि जो जितना आगे बढ़ पाए धन कमा रहा है, जो जितना बढ़ पाए धन कमा, तो समाज में कोई बहुत पीछे भी तो छूट जाएगा। यहाँ पे ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल पूरा कंपटीशन है, कंपटीशन है तो कोई उस कंपटीशन में सेट बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, तो बहुत पीछे चला जाएगा।
अणुवादी समाज है तो सबसे पहले यहीं पे देख लो, आज आप देख लो अपने समाज को ही देख लीजिए। जो अणुवादी समाज है, अगर कोई अपने माता पिता के प्रति, कोई अपने भाई बहन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं? हाँ जी, आप मानिए समस्याएं आती हैं कि नहीं? मान लीजिए आपके ही माँ और बाप हैं, बोल दो मैं 18 साल का हूँ, आप अपना देखो मैं अपना देखता हूँ, तो उनके स्तर पे बहुत सारी समस्याएं आएंगी कि नहीं? अभी समाज में जो भाई जो समर्थ हो गए वो तो निकल गए और जो असमर्थ है वो उसी में फंसे रहते हैं। समझ आए? ये चक्र है, चलता रहता है। इसमें कमजोर, अमीरी, गरीबी, इधर उधर सारी चीजें आती रहती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अणुवादी समाज है तो दिक्कतें सबके साथ आएंगी। तो आइए, मेरे को यहाँ पे यही बताना था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आएगी, इसी समय यहाँ पे मार्क्सवाद आएगा और ये इसी समय समाजवाद का चिंतन भी यहाँ पे आएगा। तो होगा क्या? होगा ये मजदूरों का शोषण होगा कि नहीं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा। ध्यान रखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक वर्ग का तो शोषण होगा ही, क्योंकि रूल्स और रेगुलेट करने का काम तो है, लेकिन फिर भी अगर मेडिसिन के स्तर पे, दवा के स्तर पे, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके स्तर पे कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी होगी सरकार को। यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसी प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मॉडर्न लिबरलिज्म की विचारधारा है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन होगी। कॉमन क्या होगा? लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कॉमन होगी। मतलब लिमिटेड ना हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार होगी। ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। ये सब बेस हैं, ये बेस हमेशा बने रहेंगे चाहे जो आए। मेरी बात समझ पाए आप? नहीं? अंकिता, आ रहा है समझ में? कैसे कहानी सुन रहे हैं? देखो, लिबरलिज्म ऐसी विचारधारा, इसे आप एक हफ्ते पढ़े ना तब भी खत्म न हो, लेकिन इसे आज खत्म करना है। मॉडर्न जो आएगा, कम्युनिटी बिकेम इंपॉर्टेंट। यहां किसको इंपॉर्टेंट करेंगे? कम्युनिटी इंपॉर्टेंट, समुदाय या समाज। अणुवादी इसी के विरोध में। आ रहा समझ में? तो जैसे ब्रिटिश एक्ट लेके आए थे वैसे ही सर ये भी चल रहा है, वो सुधार होता जा रहा है। हाँ, विचारधारा। देखो, इसीलिए जो उदारवादी विचारधारा है, इन विचारधारा चलती रहेगी और तो सुधार। हाँ, आप देखिएगा, अभी लास्ट में आपको बताया कि ये मतलब ये कैसे सर्कल हो रहा है। रूजवेल्ट का नाम आपने बताया था, तो रूजवेल्ट ने लिबरलिज्म को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए समाजवादी के मतलब समाजवादी स्टेप को इंप्लीमेंट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी कभी दो कदम आगे, मतलब दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना जरूरी होता है। दो कदम आगे जाने के लिए एक कदम पीछे आना। किसी लड़की ने मान लीजिए आके एक तमाचा अच्छे से मार दिया है, तो एक चीज कि आप भी मार दीजिए, बराबर हो जाएंगे। बराबर क्या, उसकी स्थिति तो खराब ही हो जाएगी। ऐसे मान लेना, एक लड़का अगर पहले लड़की ने किसी को तेज से मतलब वो तमाचा मार दिया और उसके बाद लड़के की बारी आई, अगर वो मार दे तो बराबर होगा या स्थितियां खराब हो जाएंगी? सोचना, आपने कभी मारा है किसी लड़के को? नहीं मारा, फिर कैसी लड़की? लड़की का मतलब है, अब इसका मतलब नहीं प्रैक्टिकल यहीं पे कर लेना, ऐसा नहीं ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब अगर वो एक कदम पीछे हट जाए और चीजों को दूसरी तरीके से अगर ले, तो वो क्या होगा? वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो जीतेगा और लड़की हार जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे लड़की से भिड़ गया तो समाज के लोग लड़की की तरफ सहानुभूति
नेता लोग इसीलिए जूता खाते हैं, चप्पल खाते हैं, कोई स्याही फेंक दिया, कलम फेंक दिया, वो कभी रिएक्शन जनता के ऊपर नहीं करते हैं। उन्हें पता है मॉडर्न लिबरलिज्म। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये हमेशा आई ये तो समुदाय और समाज, यहां पे कम्युनिटी को इंपॉर्टेंट देंगे, अड़ुवादी समाज, क्योंकि यहां से विषमता आ गई, विषमता आ गई। दूसरा क्या हुआ, ये जो सरकार थी, सरकार ने केवल रेगुलेट किया है, इसीलिए पैदा हो गई यहाँ मजदूर वर्ग हो गया और एक पूंजीपति वर्ग हो गया। मजदूर वर्ग क्या होगा? शोषित होगा। इसी समय मार्क्सवाद आ रहे हैं, मार्क्सवाद के स्तर पे क्या होगा? मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा देंगे कि ब्रिटेन के लोग वहां पे डर जाएंगे, अमेरिका के लोग डर जाएंगे, कहेंगे सभी मजदूरों एक हो जाओ। तो एक होने के लिए रोकना पड़ेगा। जैसे कोई यहाँ पे कहे सभी महिलाओं एक हो जाओ, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? दो संपत्ति में अधिकार दो, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे ही, मान लीजिए मेरी मौसी है, इसको निकालना पड़ेगा वीडियो से, नहीं नाराज हो जाएंगे, वो लोग को पराठा कम है, मेरी चुंगली ज्यादा करता है। ऐसे मान लीजिए मेरी मौसी का घर दिल्ली में है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटों का बराबर अधिकार है, रह रहे हैं। अगर बेटी का भी अगर बराबर हिस्सा होता तो ये इनसे पूछती, वो आके रहती, यहाँ पे अपना इलाज कराती, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत था? इसका मतलब कि प्रॉपर्टी में जो राइट है दिया तो गया है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा, और ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही? मिला होता है। वेलफेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। सरकार वेलफेयर बनेगी तो तभी सरकार सबको अधिकार देगी, लड़कियों को भी अधिकार देगी। सर अगर लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देते तो उससे तो सर कहीं ना कहीं लड़कियों की जो जनसंख्या होती है बढ़ेगी ना सर? नहीं, क्यों बढ़ेगी? सर वैसे एक तरीका है, देखो सर, जैसे कि लड़की चली जाती है शादी करके तो उसको सर जमीन में हिस्सा मिल जाता है लड़के के घर में ना सर। ऐसे मतलब ऐसे बता रहा हूँ सर। हाँ। जैसे 3-4 लड़कियां अगर कर ली सर, ठीक है, तो उन्होंने सर अब अपने पति की जमीन में हिस्सा ले लिया, मतलब जहाँ पे शादी हुई, तो माँ बाप जैसे सेवा है, कोई नहीं यार 3-4 लड़कियां हैं, इतना इतना पैसा कोई ना कोई हमें तो खिला पिलाई देगी। जैसे लड़के का भी तो ये होगा कि सर कहीं ना कहीं खिला देगा हमें को भी रोटी। हाँ। तो सर लड़कियों की जनसंख्या से बढ़ सकती है इस हिसाब से? नहीं, जनसंख्या माँ बाप सर सोचते हैं इस चीज को लेकर के। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के स्तर पे जो जेंडर रेशियो, देखो इससे और क्या सबसे अच्छी बात क्या आएगी उम्र के सामने, ये आएगी अगर इसमें लड़की का हिस्सा है, इसका है, तो ये लड़की जहां जाएगी इसकी ननद भी तो होगी, वो भी तो हिस्सा लेगी इसमें, तो बराबर। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यहाँ जो एक सामंतवादी पुरुष समाज है, ये इसका शोषण नहीं कर पाएगी, इसका शोषण करता है, इसका जो ओरिजिनल घर है वहां पे जाके रहेगी। हमें भाई आपके साथ रहना नहीं, काम खत्म, बच्चे हैं मैं वहां पाल लूंगी, या जो भी जैसे रहना मेरे को रहना है, ये मेरा घर है। जैसे मेरे को शादी करके तू मतलब दुल्हन बना के ला, वैसे मैं किसी को दूल्हा बना के ले आऊंगी, जो मेरे को पसंद है। रहना ठीक से रहने तो जा ठीक से रहेगा। देखो समाज में महिलाओं की स्थिति क्यों खराब है? इसलिए खराब है कि ये दुल्हन बन के आती है। अगर यहीं पे इनकी स्थिति ये भी हो जाए कि किसी को दूल्हा बना के भी ले आए तो इनकी स्थिति अपने आप इंप्रूव हो जाए, क्योंकि वो डरेगा, ठीक से रहेगा, पिटाई कर देंगे मेरे घर में, मेरे समाज में। बाकी यार क्या हुआ है, अरे ये इसको ठीक से रह नहीं, अच्छा भी आता, समझ में आया? बस देखो चीजों को सोचना है आपको। समाज की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने जिसको कर्तव्य दे दिया हुआ है उसको अधिकार नहीं बांटा है। यदि अधिकार और कर्तव्यों का बंटवारा समान रूप से आ जाए तो समाज की सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएं। कहीं भी देख लीजिएगा, ये सामंतवाद, उदारवाद है भारत में लागू हो रहा है, लेकिन सामंतवाद सारा सामंतवादी समाज, ठीक है ना। एबॉर्शन जो कराया जाता है, कोई महिला अपने मन से, अपने पेट से किसी लड़की का एबॉर्शन कराना नहीं चाहती है, लेकिन घर के स्तर पे इतना दबाव पड़ जाता है, पति का दबाव, सास का दबाव, क्या करेगी, तू पाल लगाए, ये करना है, वो करना। भाई ननद है, दुनिया भर का एक
परिवार है, इतना मानसिक प्रेशर बन जाता है कि फिर कब तो रहना है तो करना है, सहारा यही है। वहां से हट गया है, वहां पे दूसरी भाभी जी आ गई, 2 दिन रहने में दिक्कत हो जाती, कहीं भी देख लो, हर जगह घर छोटा हो कि बड़ा हो स्थितियां चलती हैं। तो लेकिन अगर यहाँ पे होता तो ये अपने घर पे आती, काम करता, हमें रहना ही नहीं, लड़की हो कि लड़का हमारा बच्चा, तो ये चीज है। ठीक, ये समझ में आ रहा है। एक ही सामंतवादियों के ऊपर चोट किया गया है कृषि के स्तर पे कि आप अपना सामान चाहे जहां बेच पाए। अब ये सोच रहे हैं कि पहले तो मैं मंडी में बेचता था, मंडी में मेरा काम चलता था, सामंतवादी व्यवस्था थी, चाहे गेहूं अच्छा हो कि बेकार हो यहाँ बिकेगा ही, बिकेगा तो कमीशन मिलेगा ही। मंडी में काम कौन करेगा, अधिकारी कौन होंगे, हमारे वर्ग के होंगे, काम करें कि ना करें, काम चल रहा है। फायदा अगर ये इससे फायदा किसका, गांव के मजदूरों का कभी फायदा हुआ नहीं। गांव का मजदूर बेचारा, उसको पैसा भी नहीं देते, काम करा लेते हैं, पैसा भी नहीं देते, फायदा सब चौधरी साहब रखते हैं अपने पास। लेकिन अब आलू की फैक्ट्री लगेगी, पापड़ की फैक्ट्री लगेगी, तो जो यहाँ का मजदूर वर्ग है, जो दादी जी यहाँ पे बनाती हैं चावल या भोजन या जो भी होटल खोलेंगे तो होटलों में ये काम करेंगे, चौधरी साहब जाके रोटी नहीं बना पाएंगे। वो बढ़िया सा अपना शर्ट पहनेंगे, जूता पहनेंगे, टाई लगाएंगे, घूमेंगे सेल्समैन बन के, मेन काम इनके पास आ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे यूपी बिहार के लोगों को आज आप देख लीजिए, सामान ऐसा नहीं है कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में, कहीं भी वो होटल खोल दिए, वो कमा रहे हैं 1500 की नहीं, और जो सामंतवादी प्रकृति के लोग यहाँ पे वो अपना सिगरेट लेके घूम रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है कि नहीं घरों में? स्थिति ये है कि रहने के लिए घर है, बाकी स्थितियां खराब है कि नहीं? ठीक है, तो यही है। लेकिन फिर भी उनके जो बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे उस बात को समझ रहे हैं, अब वो उस कंपटीशन में आ रहे हैं, स्थितियां सुधर जाएंगी। तो यहाँ पे यही चीज है। आइए तो क्या आता है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ, समाज या समुदाय। देखो, जब अधिकार मिलता है जिससे फायदा दोनों को होगा। लड़कियों को अधिकार देने के स्तर पे फायदा लड़कों का भी होता है, क्योंकि उससे लड़कों को 2 जगह के इन्वायरमेंट में जाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए वंचित वर्ग को जब कोई संपन्न वर्ग अधिकार देता है तो संपन्न वर्ग का ज्यादा फायदा होता है, ये भी ध्यान रखना। कम्युनिटी बिकेम इम्पोर्टेंट। वेलफेयर स्टेट क्या होगा? वेलफेयर। ब्रिटेन के स्तर पे आ रही विचारधारा मार्क्सवाद, उदारवादी। देखो, उदारवादियों को ध्यान से देखिएगा, उदारवादी कभी कोई दूसरी विचारधारा को जल्दी से सक्सेस नहीं होने देंगे, क्योंकि वो अपनी विचारधारा में परिवर्तन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आज की भाजपा सरकार हुई, अपनी विचारधारा में क्या कर रही है? दिन प्रतिदिन परिवर्तन कर रही है। ऐसा है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब कोई नहीं। वेलफेयर स्टेट, सरकार का काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। वेलफेयर स्टेट ये है। इंग्लैंड के स्तर पे मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर, भारत के स्तर पे इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया? वेलफेयर स्टेट को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है, और ब्रिटेन के स्तर पे इतनी वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई कि शायद ये ऐसा युग होगा जहां पे सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम ब्रिटेन में लॉन्च की गई। तो वेलफेयर स्कीम अगर लॉन्च की जाएगी तो सरकार की भूमिका यहां पे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं?
अच्छा, दूसरी चीज ये आप सोचना है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बाद में अभी इलेबोरेट करेंगे। तीसरा देखिएगा, वेलफेयर स्कीम है तो रिफॉर्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सुधार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? रिफॉर्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो रिफॉर्म करेंगे इसका मतलब क्या है? सुधार लाएंगे, मतलब नए नए नियम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। किसी को आरक्षण देना है, कितना वेतन देना है, टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स भी तो बढ़ाएंगे, रिफॉर्म कर। अब ध्यान दीजिएगा, वेलफेयर स्टेट जब जब आएगा टैक्स तब तब बढ़ाएगा। जैसे मोदी अगर ज्यादा वेलफेयर स्कीम लेकर आएंगे तो टैक्स बढ़ाएंगे कि नहीं? चीजें महंगी होंगी कि नहीं? सेस लगा देंगे और ज्यादा सेस लगा देंगे। अब तो ये 2 करोड़, मतलब 1 करोड़ या 2 करोड़ उसके ऊपर लग जाएगा सेस। एजुकेशन सेस है, बहुत सारे सेस हैं। शादी में अगर 50 लाख या कुछ ज्यादा खर्चा कर देते हैं उसके ऊपर टैक्स है, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? अब मैं तो ये भी मानता हूँ, एक से ज्यादा जो शादी करे उसके ऊपर कम से कम 2-3 लाख का टैक्स लग ही जाना चाहिए, उससे भी फायदा होगा। एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं, तलाक भी कम होगी, है ऐसा? विचार व्यक्त करना, आप क्या सोच रहे हैं? सही रहेगा कि नहीं? सही रहेगा, ऐसे सोच के बताना है, अच्छा रहेगा। बहुत जाएंगे ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार, संविधान पढ़ाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे जितने भी मूल अधिकार हैं, वहां जब भी चीजों को ऊपर नीचे किया जाएगा इसी वेलफेयर स्टेट के नाम पे किया जाएगा। आरक्षण भी दे रहे हैं तो वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्टेट बन रहे हैं। रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट बन रहे हैं। स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को आरक्षण दे रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट। बस में फ्री यात्रा अगर हम करा रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट। महिलाओं को मैटरनिटी लीव दे रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट बनने के लिए। समझ में आया? कोरोना में अगर फ्री में हम सबको क्या कहते हैं वैक्सीन दे रहे हैं तो वेलफेयर स्टेट। सरकारी अस्पतालों में फ्री में मेडिसिन, वेलफेयर स्टेट। फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं तो वेलफेयर स्कीम। सरकारी बस चला रहे हैं तो वेलफेयर। क्या जरूरत है सरकारी, प्राइवेट वाले काम तो कर रहे हैं लेकिन वेलफेयर। समझ में आया? तो वेलफेयर में होगा क्या, देखिएगा ध्यान से। जब वेलफेयर स्कीम आ जाएगा, रिफॉर्मिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगी, तो वेलफेयर स्टेट जब यहां पे आएगा तो सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। सरकार जो चाहेगी वही करेगी। राशनिंग प्रणाली कहां पे आ जाएगी? वेलफेयर स्टेट में। कि इस व्यापार करेंगे, मतलब किसी चीज को आयात करना है या निर्यात करना है, उस पे एक कोटा सिस्टम लागू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे रिफॉर्म किया जाएगा। देखिए एक चीज आप जानिएगा, हमारे यहाँ की नारायण मूर्ति का नाम आपने देखो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिफॉर्म कम, कोई व्यवसाय करना है उसके लिए दौड़ना होगा, चीजों को समझना होगा, जल्दी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वेलफेयर। आपको कंपनी लगानी है कोई भी, मान लीजिए ऐसे ही आपको कार की ही कंपनी मान लीजिए खोलनी है, तो जो कार आप बना रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट के हिसाब से सही है कि नहीं है? सही है तो ठीक, नहीं तो नहीं देंगे, दौड़ना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट में लाल फीताशाही बहुत बढ़ जाती है। वेलफेयर के नाम पे तानाशाही चलने लगती है। वेलफेयर के नाम पे भ्रष्टाचार भी फैलेगा। आज आप सामान्य सी बातें देख लीजिए, जैसे सब्सिडी क्या है वेलफेयर के नाम पे। ग्राम प्रधान सबको शौचालय देते हैं अपना, लेकिन ग्राम प्रधान जो शौचालय देते हैं वेलफेयर के नाम पे क्या चल रहा है? तानाशाही चल रहा है कि नहीं? तू अपना आदमी है तेरे को देंगे, अपना आदमी नहीं है तेरे को नहीं देंगे। ये बोलते हैं भाई आप मेरे आदमी हैं तो देंगे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। चल रहा है
इससे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे नेता हैं, या नेता कहेंगे ये अपना आदमी है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है, बाकी ये मेरे को देते हैं कि नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एक राजनीतिक तानाशाही शुरू हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे चुनाव होता है तो लोग पक्ष लेते हैं, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। और कुछ लोग समय के हिसाब से अपना न्यूट्रल रहते हैं, जब जो जीत गए उसी के साथ आ गए कि मैंने आपको ही वोट दिया था। इससे दिक्कत क्या होती है, इससे ये दिक्कत होती है वो अपनी आलोचना समझ नहीं पाता कि मुझ पे कमियां क्या हैं, कमियों को सुधार नहीं पाता। लेकिन वेलफेयर के नाम पे उसके पास जो बजट होता है, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, वो कल्याणकारी योजनाएं वो उन्हीं को देता है जो उनकी बात मानते हैं। आप सामान्य तौर पे पार्षद को देख लो, गांव के स्तर पे ग्राम प्रधान को, जितनी योजनाएं होती है वो केवल अपने आदमियों को देंगे, अपने आदमी को देंगे, आधा ही देंगे, आधा खुद खाएंगे वेलफेयर के नाम से। तो वेलफेयर एक प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वेलफेयर स्कीमें जब जब बहुत ज्यादा लॉन्च की जाती हैं, तब तब नेताओं के पास बहुत धन एकत्रित हो जाता है। सामान्य सी बात है। वेलफेयर स्कीम जब जब आएगी, नेता क्या होंगे, धनवान होंगे, क्योंकि वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे रिफॉर्म किया जाएगा। आप चाहे मतलब यहाँ पे जो ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल थी, प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी, अब यहाँ रिफॉर्म किया जाएगा। रेलवे हम ही चलाएंगे, कोई और नहीं चला पाएगा, कोई और इसमें आएगा ही नहीं। तो रेलवे अगर यही चलाएंगे तो रेलवे के स्तर पे क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। रेलवे में सुधार किया जाएगा तो वहां पे भ्रष्टाचार आएगा। और यहीं पे जब कंपटीशन होता है, देखो जितना कंपटीशन होगा भ्रष्टाचार उतना कम होगा, समझा है। तो ये चीजें मतलब रिफॉर्म के स्तर पे, रिफॉर्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब अगर सरकार रेलवे चलाएगी तो क्या बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है। सरकारी डॉक्टरों की संख्या अगर बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, रिफॉर्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट बना के रखा हुआ है, तो सभी डॉक्टर सरकारी बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे। सभी डॉक्टर सरकारी बनना चाहेंगे तो जो सरकारी मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लोगों को डॉक्टर बनाने वाले, वो कम होंगे कि नहीं कम होंगे, कम होंगे। देखो दो चीजें बड़े ध्यान से समझना, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी क्यों है और अच्छे डॉक्टरों की कमी क्यों है। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो डिमांड और सप्लाई के आधार पे स्कूल कॉलेज यहाँ खुलते हैं और क्वालिटी के स्तर पे खुलते हैं, क्वालिटेटिव आते हैं, क्योंकि जो क्वालिटेटिव नहीं आते उन्हें रास्ते से हटना पड़ता है। जैसे मैं सही नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को रास्ते से हटना पड़ेगा, काम नहीं चल रहा, चलो भाई कोई और काम करते हैं, पिज्जा बर्गर जो भी हुआ जिस लायक हुआ वो काम करेंगे। लेकिन सही हम पढ़ाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ाएगा तो उसको बंद करना पड़ेगा, भले आज हमारे यहाँ एक ही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां रहती है, नए नए स्कूल कॉलेज सारी चीजें आती हैं, लेकिन वेलफेयर के नाम पे क्या होता है, यहाँ बहुत रूल्स रेगुलेशन लग जाता है, तो सब लोगों को लाइसेंस भी नहीं मिलता कि आप यहाँ खोल लो प्राइवेट कॉलेज। किसको मिलेगा, नेताओं को। किसको मिलेगा, जिसकी पहुंच रहेगी। आज स्कूल का लाइसेंस लेने के लिए अगर आपकी अप्रोच नहीं तो जल्दी पाएंगे नहीं, भले आपके पास सब रखा रहे। अब अगर नेता लोग खोलेंगे प्राइवेट मतलब कॉलेज डॉक्टर बनाने के लिए, तो यहाँ किसको रखेंगे, सही तो रखेंगे, ऐसे ही रखने की काम चलता रहे, अपना पैसा आता रहे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे इंजीनियर पढ़ाने मतलब इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोग थे जिन्हें खुद इंजीनियरिंग नहीं आती हो, पढ़ के जाते थे, पढ़ा के आते थे, पता चलता था कहीं से फेल है, बस चल रहा है काम। कुछ समय पहले एक आया था तो वहां पे काफी बंद किया, एक रिपोर्ट आई थी भारत के स्तर पे। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है इसीलिए लो लेवल पर है। वेलफेयर स्टेट के नाम पे जो आपको गेहूं चावल मिलता है, इसी के नाम पर तो आया हुआ है। यहाँ पे 1966 के स्तर पे ये जो यहाँ पे इस सरकारी मंडी जो आई थी, इसी पर तो आया था। लेकिन क्या आज जो राशन मिलता है गेहूं, क्या उसको आप खा सकते हैं? लेकिन जो चावल मिलता है उसे आप खा सकते हैं? मतलब जो सरकारी दुकान पे वेलफेयर के नाम पे चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, वो खाने लायक रहता है? खाने लायक भी नहीं रहता। ठीक है।
तो अगला क्या आएगा? तो रिफॉर्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिफॉर्म होता है। इसके बाद सोसाइटी, समाज को महत्व दिया जाए। समाज की मान्यता थोड़ी सी यहां पे आएगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेलफेयर स्टेट में समाज बनेगा कि नहीं बनेगा, बस सोचना है आपको। वेलफेयर स्टेट में समाज का निर्माण होगा कि नहीं होगा? इससे हुआ क्या? सरकारों का पैसे पे पैसा खर्च होता रहा, सरकारी कंपनियां खुलती रही, रेलवे, बहुत से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का क्या कहते हैं, ये होता, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, नेशनलाइजेशन होता रहा, राष्ट्रीयकरण होता रहा, सारी चीजों को किया गया इसीलिए। लेकिन अंत में पता क्या चला कि इस राष्ट्रीयकरण होने से कुछ समय तक तो ठीक रहा, फिर स्थितियां में बैंक मैनेजर बैठते हैं, कोई दिक्कत, किसको लोन देना है दे दो, क्योंकि अपना पैसा थोड़ी है, गया तो गया। वेलफेयर के नाम पे शोषण जो यहां हो रहा था, वही शोषण यहां शुरू हो गया। बात समझ पा रहे हैं? क्या शुरू हो गया? शोषण। वेलफेयर के नाम पे सरकारी टीचर बन गए, पढ़ाएंगे नहीं। प्राइवेट स्कूलों में कोई देख ले बन के, और ना पढ़ाए तो तीसरे दिन क्या करेंगे, निकाल देंगे। चाहिए वेलफेयर के नाम पे भ्रष्टाचार बढ़ गया। वेलफेयर के नाम पे जो पैसा दिया गया, जिन लोगों को पहुंचना चाहिए था उन तक तो पहुंचा ही नहीं, वो पैसा ऊपर ही रह गया। राजीव गांधी कहते भी हैं कि 1 रुपया भेजते हैं तो कितना पैसा पहुंचता है? 10 पैसा, 15 पैसा। मनरेगा में तो इसी स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ कि पता नहीं कहां से क्या, जहां से ईंट ले आना था वहां पे दिखा दिए, वहां भट्ठा ही नहीं था ईंट का। इसलिए सर मोदी जी ने एलपीजी की सब्सिडी से बैंक ऑर्डर करनी शुरू कर दी। हाँ, बैंक अब वो भी खत्म कर दिए मोदी जी का। अपना खा रहे हो तो अपना सही से खाओ, ठीक ही है, सही है कि नहीं? देखो कहीं कहीं दिक्कतें भी हैं, लेकिन ये भी तो है कि हम इतना मेहनत तो कर सकते हैं, गैस के लिए इकट्ठा तो कर ही सकते हैं। देखो कुछ चीजें गलत भी करते हैं, सही नहीं है, प्रचार में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं, ये भी तो है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन वेलफेयर के नाम पे सारी सरकारों के पास पैसा खत्म हो गया। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर थी, मार्गरेट थैचर